दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। पहले मैं कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक लिस्ट सुना देता हूं। आपको अंदाजा आ जाएगा कि आज हम किस मुद्दे पर, किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 19 मार्च 2025 रुद्रपुर, टुक टुक ट्रक की टक्कर से शोरूम के मैनेजर की मौत हो जाती है। 29 मार्च 2025 NH 74 पर पुलभट्टा थाना क्षेत्र में शंकर फार्म के पास एक छोटे हाथी वाहन ने टुक टुक को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इसी दिन किच्छा के कोतवाली क्षेत्र दरऊ चौराहे पर एक डंपर की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हो जाती है। 28 मार्च को एक और दुर्घटना होती है जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है। 5 अप्रैल अपनी ससुराल से, जसपुर की बात है ये, अपने ससुराल से घर लौट रहे मजदूर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। और 5 अप्रैल को और 5 अप्रैल को ही एक और ज्यादा दर्दनाक हादसा होता है जिसमें एक छोटी बच्ची जो कि स्कूल की बस से उतरती है, उसकी वहां पर दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले ही दिन 6 तारीख को काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रैली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार मां, बेटे और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। 7 अप्रैल की बात है, काशीपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने पर ऑटो चालक की मौत हो गई, पत्नी गंभीर रूप से घायल। और 7 अप्रैल को 2 फुफेरे भाइयों की मौत हो जाती है जो कि एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे। तो अचानक से हमारे क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में जो दुर्घटनाओं की एक बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि जब व्यक्ति घर से निकलता है तो उसका घर उसके पीछे अकेला रह जाता है। वो इंतजार करते हैं कि हमारा व्यक्ति जो घर से निकला है, परिचित जो घर से निकला है, वो घर पे सकुशल वापस आ जाए। लेकिन जब उसकी खबर आती है तो घर एक तरह से, पूरी तरह से टूट जाता है। ये काफी दर्दनाक होता है। इस मामले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे पास 3 मेहमान मौजूद हैं। इनका परिचय कराते हुए चलें। सबसे पहले शिव कुमार मित्तल जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाज सेवी हैं और अलग अलग मुद्दों के जानकार भी हैं। संजीव कुमार सिंह जी हमारे साथ। इन्होंने इस मामले को लेकर, अभी आपने एक देखा होगा, एक हादसा हुआ था, इस मामले को लेकर काफी एक्टिव नजर आए थे, इस मामले को उठाया भी था इन्होंने। और वहीं हमारे साथ एडवोकेट जीवन जोशी जी हैं जो कि अलग अलग मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हैं। आपका तीनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं संजीव कुमार जी के पास आना चाहूंगा। संजीव कुमार जी, एक दुर्घटना हो जाती है दरऊ चौराहे पर। वो दुर्घटना, देखिए, जब दुर्घटना होती है तो कोई ना कोई उसका जिम्मेदार होता है। जब 2 वाहनों के बीच में दुर्घटना होती है तो हो सकता है कि एक वाहन जिम्मेदार हो या फिर दोनों की ही गलती हो, और कई बार ऐसा होता है कि प्रशासन भी जिम्मेदार होता है। एक ही जगह पर, जैसे दरऊ चौराहे की अगर मैं बात करूं तो दरऊ चौराहा एक तरीके से मौत का चौराहा कहा जाने लगा है, क्योंकि आए दिन यहां से दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। 6 तरफ से ट्रैफिक आता है, लोगों की समझ में नहीं आता कि सामने से कौन सी गाड़ी आ जाएगी। तो एक तरीके से वो मौत का चौराहा है। तो अगर बार बार एक ही जगह पर दुर्घटना होती है तो फिर यहां पर व्यक्ति की गलती ना कहकर हम प्रशासनिक गलती भी कह सकते हैं। आपने इस मामले पे काफी आवाज उठाई थी, तो क्या कहना है आपका? हाँ, नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मुद्दा ये कहा है। और ये सच में बहुत बड़ी समस्या है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इससे हम सब की संवेदना भी है उस परिवार के प्रति, और सच में दुखद और दर्दनाक है। अभी पिछले दिनों आपने जो चर्चा की कि दरऊ चौक पर ये दुर्घटना हुई और आए दिन होती है, उसको लेकर के मैं यहाँ के पुलिस सीओ से मिला था, सीओ पुलिस साहब से मिला था, एसडीएम साहब से मिला था, एनएच के लोगों से मेरी बात हुई थी। तत्काल हमारे एसडीएम साहब ने एक कमेटी बनाई जिसमें एनएच और पुलिस के साथ मिलकर वहाँ पर सर्वे हुआ कि कैसे इसको हम लोग रोकें। तो उसमें एक चौराहा, देखिए, नेशनल हाईवे के भी कुछ नियम्स होते हैं। उस नियम के तहत आप कट अगर आप लगाते हैं तो उसमें भी एक दूरी तय होती है कि एक दूरी तक कट लगाया जाए, कट बनाया जाए, जिससे गाड़ियां मुड़ सके, क्योंकि नेशनल हाईवे का मतलब खत्म हो जाएगा। उनकी एक स्पीड तय होती है, एक मापदंड होता है। तो उसमें यह हुआ कि मेरी कप्तान साहब से भी बात हुई दरऊ चौराहे को लेकर के कि इसमें आप जो लाइटें हमारी लगी हुई हैं, ट्रैफिक लाइटें, उनको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि लाइटें लगी हुई हैं, पहले चली भी थी और लोगों ने उसको संज्ञान भी लिया था और लोग उसको फॉलो भी कर रहे थे, हमारी जनता के लोग उसको फॉलो भी कर रहे थे। लेकिन फिर वो टेक्निकल कारण रहा तो उन्होंने बताया कि साहब, इसमें अभी जो गेट बन रहा है, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चला, उससे तार कहीं कट गया है, लेकिन हम उसको बहुत जल्दी दुरुस्त करा देंगे।
तो इन सब चीजों को लेकर के उस दिन पूरी टीम आई थी, मैं भी वहां मौके पर गया था, वहां सर्वे हुआ, पुलिसिंग के लिए हमारे सीओ साहब ने कहा कि वहां पुलिस रहेगी बाकायदा, और तब से आप देखिए, आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हो गया और पूरी पुलिस वहां मुस्तैद है, काम कर रही है। अब होता क्या है कि आप हमारा चौराहा वहां पर एक अम्बेडकर पहले गोल चौराहा हुआ करता था, उस गोल चौराहे से आदमी डाइवर्ट हो जाता था, जिधर टर्न करना है, अब वो सीधा हो गया है, ट्रैफिक उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, गोल चौराहा है नहीं वहां पर। तो उसको लेकर के उन्होंने मांग की है कि इसको बैरिकेड लगा करके हम कुछ 500 मीटर आगे इधर से और 500 मीटर इधर से ट्रैफिक को डाइवर्ट करें, तो यहाँ एक्सीडेंट ये 0 हो जाएगा। अच्छा। तो इन सब चीजों को लेकर के बात हुई है। और ये अब एक समस्या थी हमारे यहाँ, देखिए बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ बसंत गार्डन कॉलोनी भी है, उसको भी मैंने एनएच के लोगों से कहा, हमारे लोगों से कहा, और इसको मैं माननीय वहाँ पर जो इंट्राक्स फैक्ट्री है वो भी एक कट है वहां पर है, और वहाँ कम सैकड़ों लोग वहां पर रहते हैं, वो बहुत खतरनाक चौराहा है, वो वहां पर सर्विस लेन ना होने की वजह से वहां हरदम दुर्घटना का बना रहता है, आशंका बनी रहती है। तो इन सब चीजों को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी जा रहा हूं, और एनएच के लोगों से भी मैंने कहा है कि आप जो एक जैसे हर चौराहे पे जो हमारे मेन चौराहे हैं उन पर ट्रैफिक लाइट होना चाहिए, और ये उस दिन बात हुई थी कि वहाँ कैमरा लगाएंगे, और प्लस जो वो होता है जो स्पीड मीटर होता है उसको तैनात करेंगे, जिससे वो यहाँ पे स्पीड कम हो, और अगर कोई ज़्यादा गाड़ी स्पीड से निकलती है या बेढंग से निकलती है तो उसको सर्च करके हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बात वहाँ पर हुई है, पुलिस कार्रवाई, प्रशासन पूरा लगा हुआ है कि किस तरीके से दुर्घटनाओं को कम किया जाए। कुछ मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, कुछ हम लोग में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, जनता में भी होना चाहिए कि हम अगर रोड पर चल रहे हैं तो हेलमेट पहने। अब आप देखते होंगे कहीं पुलिस चेकिंग कर रही है तो सैकड़ों लोग पीछे रुक जाते हैं क्योंकि उनके पास हेलमेट नहीं होते। इतना सब सरकार के द्वारा बताया जाता है, हर जगह प्रचार प्रसार किया जाता है पुलिस के द्वारा, तमाम नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स दिए जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी लोग अवेयर नहीं होते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूंगा कि हर जगह सरकार नहीं खड़ी सकती, कहीं पर हम खुद जनता के लोग भी इस देश में हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। चलिए जीवन जोशी जी की तरफ आ जाते हैं। जीवन जोशी जी, हर जगह सरकार नहीं जा सकती, तो एक ही जगह पर अगर बार बार एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, तो क्या इसमें प्रशासनिक नाकामी नहीं माना जाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है, संजीव भाई ने अभी कहा कि आम आदमी को भी जागरूक करनी, अच्छी बात है, सबको जागरूक होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा एक जो मूल सवाल उठता है ना कि हम प्रशासन है, चाहे पब्लिक है या मीडिया लोग, हम लोग तब जागरूक होते हैं जब कोई घटना घट जाती है। अभी हम इस टॉपिक पे क्यों कर रहे हैं कि जल्दी में हमारे शहर में 5-7 घटनाएं हो गई, दरो चौराहे पे हुई, उससे पहले पिपलिया मोड़ पे हुई। तो ये प्रशासन की ड्यूटी ये भी बनती है कि घटना घटने से पहले जो ऐसे जोन है, जो डेंजर जोन है, जहाँ पे घटनाएं घटने की संभावनाएं बनी रहती हैं, जैसे कि इंट्राज के सामने एक पॉइंट है हमारा, वहाँ पे आप देखेंगे आए दिन, ठीक है बड़ी घटना नहीं हुई लेकिन एक संभावना बनी हुई है ना, तो उसको हम प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि एक तो वहाँ पे पुलिसिंग हो, पुलिस का एक अपना बहुत बड़ा एक सामने वाले कोई जा रहा है ना, तो एक सामने एक पुलिस का सिपाही खड़ा होता है ना, भले ही वो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन एक सामने चलने वाले को लगता है कि यार मुझे कोई वॉच कर रहा है कि मैं तेज चल रहा हूँ या मैं गलत चल रहा हूँ या मेरे पे हेलमेट नहीं है, उसका एक फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़रूरी है। और जो इस तरह की जगह है चिन्हित करके उस पर प्रशासन को काम करना चाहिए कि भाई जहाँ पे लाइटिंग है, कैमरे की व्यवस्था है। फिर जब प्रशासन अपना काम करता है, तो जैसे पहले आप देखते होंगे शहरों में हर टाइम शाम के टाइम चेकिंग का सिस्टम चलता था, उससे बड़ा फर्क पड़ता था लोगों को। पुलिस के पास 2 ड्यूटी हैं, एक ड्यूटी तो है चालान काटने की और दूसरी ड्यूटी है यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की। तो पहली वाली ड्यूटी में तो पुलिस मुस्तैद नजर आती है, लेकिन जहां नंबर आता है दूसरी ड्यूटी निभाने का, तो वहां पर 1 या 2 पुलिस वाले होते हैं जो मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो वो एक बड़ा प्रश्नचिन्ह पुलिस के ऊपर भी है, और पुलिस को इस पे आप इधर तो कुछ सक्रियता देखिए जब बड़ी घटनाएं घटी हैं, उससे पहले की स्थिति देखिए, अगर पहले से ही इस तरह की मुस्तैदी होती तो शायद ये घटनाएं नहीं घटती। अब घटना किसी का कोई मैकेनिज्म तो है नहीं, एकदम रोक दिए जाएंगी, घटनाएं कम से कम घटे ये प्रयास कर सकता है प्रशासन। इसमें आम पब्लिक का भी सहयोग होना चाहिए, जैसे आपने अभी बताया, भाई साहब ने भी बताया कि भाई कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे प्रॉपर। और दूसरी बात, कोई घटना घटती है तो उसको एक जो जैसे हाईवे एनएच का रहता है कि कोई घटना घट गई तुरंत उसे उपचार के लिए पहुँचाया जाए, उस तरह की भी हमें यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिखती है। तो कमी प्रशासन की भी है और साथ में एक आम आदमी का भी। अब हम प्रशासन को कोस में चालू कर देंगे, ऐसा नहीं, हमारा अपना दायित्व तो बनता है देश के लिए, सड़क के घटना के लिए। कोई घटना घटने के बाद
तो बात ही होती है ना, जो आदमी चले गया वो तो लौट कर नहीं आ पाता है। इसलिए आम आदमी की खुद ड्यूटी बनती है कि भाई अगर आप हाईवे पे निकल रहे हैं तो हेलमेट पहन के निकलें, जो रूल्स है यातायात के उनका पालन करें। अगर हम अपना काम पूरा करेंगे उसके बाद हमें किसी के ऊपर सवाल उठाते हुए तब ज़्यादा सही होता है कि हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, तब हम प्रशासन के ऊपर सवाल उठाएं। जिससे प्रशासन अब मुस्तैद हो रहा है, ये कंटिन्यूस रहना चाहिए जिससे कि इस तरह की घटनाओं में कमी आए। हमारी तरफ से मान लीजिए कोई गलती नहीं होती है, हम अपनी तरफ से रूल फॉलो कर रहे हैं, हम हेलमेट भी पहन रहे हैं, जिस साइड चलना है उस साइड भी चल रहे हैं, हमने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। लेकिन आमतौर पे ये भी होता है, कई बार आपने देखा होगा, लोकल की ही मैं बात कर रहा हूँ, कि आप अगर अपनी साइड पे चल रहे हैं, अपनी लेन में चल रहे हैं, तो सामने से एक ट्रैक्टर ट्राली आ रही होती है, तो आपकी जिम्मेदारी बचती है कि अब उससे बच के निकलना है, जबकि वो फुल स्पीड से आ रहा है सामने से। जब शिव कुमार मित्तल जी, जब कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो घर वाले एक उम्मीद में रहते हैं, क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति है तो घर पे लौट कर आएगा तो घर का खर्चा चलेगा, घर चलेगा उनका। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति वापस नहीं आ पाता, दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो ऐसे वो परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है। जिम्मेदारी होती है, जैसे जीवन भाई ने कहा, जीवन जी ने कहा कि हमें अपनी जिम्मेदारी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर सामने वाला गलती कर रहा है और हम उसके शिकार हो गए, उसकी गलती के हम शिकार हो गए, तब भी किसी न किसी की गलती होती है। दुर्घटना में किसी न किसी की गलती होती है, बिना गलती के दुर्घटना कभी नहीं हो सकती। तो अचानक से जो इतनी ज्यादा दुर्घटनाओं की एक बाढ़ आ गई है, अचानक से जो वृद्धि हो गई है, तो इसके पीछे आप किसे मानते हैं कि कौन जिम्मेदार है? मोनीश भाई, आपने जो अभी बड़ा प्रश्न उठाया है, मैं इसके बारे में एक प्रकाश डालना चाहूँगा कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। देखिए, जो अभी आपने कहा बाढ़ सी आ गई है दुर्घटनाओं की, तो दुर्घटनाएं काफ़ी समय से हम देखने में आ रहा है, साल दर साल ये दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस बात पर। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, उधम सिंह नगर की बात कर रहा हूँ मैं, कि जिसमें दिसंबर 2024 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 352 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें से 226 लोगों की मृत्यु हुई। उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में न्यू इंडियन एक्सप्रेस बताती है नवंबर 2024 में 1594 दुर्घटनाएं उत्तराखंड में हुई, जिसमें से 594 लोगों की मृत्यु हो गई, 983 लोगों की उसमें मृत्यु हुई। अब आप ये आंकड़े को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उधम सिंह नगर की अगर अकेले बात करेंगे तो लगभग 30 दुर्घटनाएं प्रति माह उधम सिंह नगर में अकेले हो रही हैं, अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये चीज बड़ी गंभीर है। यहाँ पर दुर्घटना होने के समय पर प्रशासन का, शासन का और जनता का एकदम से अवेयर हो जाना, मुस्तैद हो जाना काफी नहीं है। इन दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों को जानना पड़ेगा। देखिए, जैसे बात हम करें नेशनल हाईवे की, जो दरो चौराहा जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये एक व्यस्ततम चौक है। यहाँ ये NH है सबसे पहले, तो इस NH पर सबसे पहले जो कंजेशन है, या इस NH पर ये देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ हमारा किच्छा नगर है, तो उत्तर प्रदेश का जो ट्रैफिक है, अगर टनकपुर की बात करें तो नेपाल बॉर्डर से लेकर जो पूरा ट्रैफिक है उसका लोड इस अकेले रोड पर रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ 4 लेन होना पर्याप्त नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, जो लोग नेपाल से निकले हैं, जो लोग बरेली की तरफ से उत्तर प्रदेश से निकले हैं, वो लोग अगर किच्छा नगर में नहीं आना चाहते हैं, रुद्रपुर नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? उन्हें यहीं से होके गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक फ्लाईओवर बनना चाहिए। उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल जो हमारे बहुत पुअर हैं, वीक हैं, ट्रैफिक सिग्नल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बात करें NH पर, तो NH पर डिवाइडर पर रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि पुलिस की मुस्तैदी चालान काटने में एकदम अच्छे तरीके से रहती है, तो इसके साथ यातायात व्यवस्था बनाने में भी पुलिस की और प्रशासन की मुस्तैदी आवश्यक है। अगर किच्छा नगर की बात हम करें तो किच्छा नगर में आप देखिए, आज नगर के भीतर जाम की ऐसी स्थिति बनी रहती है, जबकि किच्छा की आबादी बहुत अधिक नहीं है। इसके बाद मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि जो जनता है, जनता को सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी होगी। घर में हमारे जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, उनके हाथों में, मैं अक्सर ये देखता हूँ, मेरे देखने में आता है हमारे लोकल में, कि जिनके घर में 4 बच्चे हैं और अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो चारों बच्चों के हाथ में चाहे स्कूटी है, बाइक है या कार है, महंगी महंगी, वो दे देते हैं। वो शायद बच्चों को अबिलाइज करने के लिए, खुश करने के लिए वो दे देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनकी जिंदगी से वो खिलवाड़ कर रहे हैं।
इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ जो मोटर एक्ट है हिंदुस्तान में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना सबसे आसान है। विदेशों में अगर बात करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस एक बड़ा अचीवमेंट होता है। हमारे यहाँ जितनी आसानी से एक व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, अगर आप किसी को भी रैंडम चेक करें गाड़ी चलाते हुए व्यक्ति को और उससे आप 4 सवाल पूछ लें ट्रैफिक के नियमों के बारे में, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि हर दूसरा व्यक्ति उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। तो इन सब चीजों के लिए सरकार को काम करने की जरूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस इतनी आसानी से किसी के हाथ में 18 साल की उम्र होते ही एक व्यक्ति के हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, क्या सब लोग एक्सपर्ट हैं? मेरे ये मुख्य सवाल है। चलिए मैं एक संजीव कुमार जी की तरफ आता हूँ। संजीव कुमार जी, ये कहा जाता है कि जनाजा जितना छोटा होता है उतना भारी होता है। एक बच्चे का जनाजा 4 कंधों पर नहीं उठाया जा सकता। स्कूल बस ड्राइवर की गलती होती है और चश्मो चिराग बुझ जाते हैं घरों के। आमतौर पे ये देखा जाता है कि स्कूल वाले 20-22 साल का कोई लड़का रख लेते हैं और उससे ड्राइविंग की, जैसा भी शिव काउंसिल जी ने कहा, उससे यातायात के नियम पता नहीं होते, कहाँ से ओवरटेक करना है ये पता नहीं होता, किस तरीके, क्योंकि उसके पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, उसके पीछे एक नस्ल बैठी हुई है, एक भविष्य बैठा हुआ है देश का। इस तरीके की घटनाएं होती हैं, क्योंकि पिछले साल की एक किच्छा में जो घटना हुई थी, स्कूल बस की टक्कर हो गई थी, तो उसमें भी ऐसे ही हताहत हुए थे। तो ये सिलसिला आमतौर पर सुनने में आता रहता है कि स्कूल बस ड्राइवर की गलती से कुछ बच्चों की मौत हो जाती है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किसी बच्चे की मौत अगर किसी ऐसे उसमें होती है तो सच में बहुत बड़ी दुखद घटना होती है, सबकी संवेदना होती है, उनके परिवार के प्रति होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, हमारी मुख्यमंत्री जी ने अभी, जैसे हमारे मित्तल साहब ने कहा कि घटनाएं टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से 1500 घटनाएं ये पूरे स्टेट में हुई। हमारे यहाँ कुछ सख्त नियम लागू किए गए हैं आरटीओ के माध्यम से। जो गाड़ियां चलती हैं, चाहे वो पहाड़ की गाड़ी हो, चाहे वो मैदान में चलती है। अभी आपने स्कूल की बात की, स्कूल की जितनी बसें हैं उनकी पहले पूरी वेरिफिकेशन होती है, वो जाते हैं आरटीओ जाते हैं, उनकी पूरी जांच होती है और उनकी फिटनेस होती है, फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है आरटीओ के द्वारा, तब वो उपलब्ध बसें रोड पे चलती है। अब ये स्कूल, जो संबंधित स्कूल है, ये उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि जब वहां फिटनेस जाती है, वहां ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाता है कि वो ड्राइवर एक्सपर्ट है कि नहीं है, सब कुछ वहां पर हमारे यहाँ सारी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर आरटीओ ऑफिस में दी गई। आप कभी जाएं यहाँ रुद्रपुर आरटीओ ऑफिस में, तो आपको सब एक अलग रूम मिलेगा जहाँ पर सबकी जांच होती है, ट्रेनिंग भी बकायदा दी जाती है कि आप कैसे, आप उसमें देखिए, सारा उनके पास है, सब कुछ सिखाया जाता है। एक वीडियो काफी वायरल हुआ था 1-2 साल पहले की बात है, तो उसमें उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि जब स्कूल बस जाती है और स्कूल बस में बच्चे उतरते हैं या चढ़ते हैं, तो उसके पीछे पूरा ट्रैफिक और आगे पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। मतलब जब तक बच्चा उसमें बस में सवार नहीं होगा या बस से उतरेगा नहीं, तब तक आगे पीछे ट्रैफिक रुका रहेगा। तो इस तरीके के रूल बना दिए गए हैं। बिल्कुल सही, आपने देखा होगा जितनी भी स्कूल बसें, चाहे हमारे यहाँ की भी आपने देखी, उनमें पीछे लिखा रहता है कि ये स्कूल बस है, बच्चे उतर रहे हैं, कृपया आप रुके देख करके क्रॉस करें। ये सब स्कूलों में लिखा रहता है बकायदा। उसमें पट्टी, जो अगर उसकी आरटीओ के द्वारा उसमें पट्टियां लगाई जाती है कि चमके, रात का अगर शाम हो गई कहीं पर तो लाइटिंग दिखे, रिफ्लेक्टर, तो तमाम ऐसी सावधानियां लिखते से अगर लोग मान जाया करते तो वो बोर्ड लगे होते हैं अच्छे नागरिक। तो अब ये वही मैं कह रहा हूँ कि मैं बार ये कह रहा हूँ कि जनता को ही अवेयर होना पड़ेगा। भाई हर जगह प्रशासन तो एक व्यवस्था कर सकता है, एक शासन प्रशासन के ऊपर आप फिटनेस, अब गाड़ी की फिटनेस, अब जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, दिन आपने देखा होगा, पिछले दिनों आपने देखा एक दुर्घटना हुई, यहाँ बस आगे पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र में एक बस की दुर्घटना हुई, जिसमें उसमें टोटल ड्राइवर की चूक, वो मोबाइल से बात कर रहा था, वो कहीं पारिवारिक टेंशन में था, मोबाइल से बात कर रहा था, ब्रेक नहीं लगा और गाड़ी सीधे जाके खाई। तो इसमें प्रशासन वहां पर जाके मौके पे क्या करेगा भाई? अब वो मोबाइल पे कोई बात कर रहा हो, अपराध है। देखिए गाड़ी, ये चालान है, इस पर 5000 रुपए का चालान है अगर गाड़ी आप चलते हुए मोबाइल। तो तमाम नियम कानून बने हुए हैं, इसको हम लोग अगर ईमानदारी से फॉलो कर ले तो दुर्घटनाएं कम। एडवोकेट हैं आप पेशे से, तो आप ये बेहतर बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा रूल बनाया जाए जिससे कि लोग यातायात के नियमों को मानने
बात है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। रूल तो ऑलरेडी बहुत बने हुए हैं और बहुत सोच सोच के, बहुत दिमाग लेकर के बड़े बड़े जानकार लोगों ने उनमें चीज़ों को किया है, लेकिन बात है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। भाई माना आप नागरिक तो गलती करता है, गलत है वो, लेकिन जिम्मेवारी प्रशासन की बनती है कि उसको कैसे उससे चीज़ों को, मैंने कहा ना, जो टाइम टू टाइम चेकिंग का मीन्स ये नहीं कि पैसा ही कमाना। भाई पैसा कमाने का मकसद नहीं है, पनिशमेंट का एक दूसरा ध्येय होता है। सामने वाला, जैसे हम यहाँ से जब भी हाईवे में दिल्ली में चढ़ते हैं, हम लोग निकलते हैं, ऑटोमेटिक हमारी सीट बेल्ट पे हाथ चले जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हम वहाँ चलेंगे और पुलिस वाला हमें रोकेगा, हमारा चालान काट जाएगा। तो ये जो एक जो प्रशासन का डर या प्रशासन की एक जो धमक होती है लोगों को लगे कि यार मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैंने सीट बेल्ट नहीं पकड़ी होगी तो मुझे सीपीयू, देखो आप सीपीयू गायब है हमारे यहाँ से, सीपीयू का इतना बेहतर काम चलता था, सीपीयू का पता नहीं है। अब प्रशासन क्या है, प्रशासन की स्थिति ये हो गई है कि वो प्राइवेट लोगों से सब कुछ कराने को तैयार है कि आप अपनी गाड़ी का फिटनेस भी कराइए, अपना ये भी कराइए, अपना वो भी कराइए। लेकिन आप प्रशासन की ये उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड रोडवेज की बसों की स्थिति आप देख लें, चाहे पहाड़ पे आती हैं नीचे आती हैं, कहाँ से धुआं निकल रहा है, कहाँ चल रही है, क्या चल रहा है। तो बात यह है कि सरकार को भी और जो प्रशासन के लोग हैं उनको भी ये जिम्मेवारी बनती है, सिर्फ पब्लिक की भी जिम्मेवारी है, दोनों पहलू हैं, एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं। तो दोनों लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे तभी चीज़ें प्रॉपर हो गई, सही हो पाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे डंपरों की आपने देखा, पहले भी घटना घटी थी हमारे वो जूही कलेक्शन वाले भाई साहब, अभी ये दो विश जी थे शांतिपुरी के, उनके संग घटना घटी। अब क्या है, जैसे डंपर है, गाड़ी के संग कॉन्सेप्ट है, इधर एक ड्राइवर है तो एक कंडक्टर कॉन्सेप्ट है कि आप कंडक्टर रखेंगे, क्योंकि होता क्या है दोनों घटनाओं में जो मैंने मनन किया वो ये हुआ कि ड्राइवर अपनी साइड में बैठा हुआ है और आप लेफ्ट साइड में जो कोई स्कूटी वाला या मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, ड्राइवर को वो कॉर्नर का व्यक्ति दिखता नहीं है, तो इसीलिए वो कंडक्टर कॉन्सेप्ट है कि प्रशासन की जिम्मेवारी है कि हर गाड़ी पे साथ में कंडक्टर रखें जो नियम के अनुसार, जो इस साइड को देख पाए। अब वो कई बार ना आई कांटेक्ट ना होने के, अब जब वो सीट पे बैठे हुए ड्राइवर को वो स्कूटी वाला व्यक्ति कोई दिख ही नहीं रहा है, अब माना वो तेज है या कम स्पीड में है, लेकिन वो दिखा नहीं तो अब उससे भी आप कहेंगे तो उसी तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कंडक्टर वहां पे होता तो वो उसको इशारा करता या हाथ देता कि गाड़ी निकल रही है, तो ये घटनाएं नहीं घटती। अब मैं एक कहना चाहूंगा कि देखिए एनएच में हर जगह आपने देखा होगा, आप यहाँ से कहीं किसी रूट में जाइए सबसे लिखा है कि आज ये सीधा बना के चलिए, और हर मोड़ पर हर जगह कि ये यहाँ पर ये डाइवर्ट हो रही है रोड, यहाँ पर सावधानी से चले, यहाँ पर आप आगे ये स्कूल है तो इसका स्पीड कम कर ले। अभी जो पिछले दिनों आपने दुर्घटना की चर्चा की, जो ये तो उसमें जो वहाँ पर गलती बताते हैं, वहाँ बकायदा मोड़ पर लगा हुआ है कि ये मोड़ है कितना, अब वो कितनी स्पीड, जो वहाँ के गांव के लोग हैं उन्होंने बताया कि कितनी स्पीड में स्कॉर्पियो की 120 के दरमियान अंदाजा उन्होंने बताया कि वो टर्न नहीं ले पाई और सीधे जाके एनएच के पुलिया से टकराई और वो, तो ये कहीं ना कहीं स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी अब हर जगह स्पीड मीटर लगे। आप जैसे आप बोली लगे हाईवे पे जो हमारे नेशनल हाईवे और बने हैं स्पीड मीटर लगे हुए कि आप उससे गए तो चलान आपके, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद अपने हम नेशनल हाईवे पे गए थे तो मेरा 5,000 मेरे ड्राइवर ने स्पीड कर दी, तो 5,000 रुपये का उसका चलान मुझे पहला दिल्ली का चलान हमने ऑनलाइन उसकी पेमेंट किया। तो कहीं ना कहीं हमें भी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब लगाइए, अगर वो स्पीड कम होती तो दुर्घटना नहीं, वो मोड़ पर आप 120 की स्पीड से टर्न करेंगे, मैं खुद भी अगर टर्न करूंगा तो डिस्टर्बेंस होगी। अब जैसे पहाड़ की पर्वतीय क्षेत्र की गाड़ी, मैंने आपको बताया कि वो मोबाइल पर बात कर रहे थे, आया बाद में बकायदा सारे पेपरों ने पत्राचार के माध्यम से आपने भी देखा होगा, सब चैनलों ने भी दिखाया कि बकायदा वो ड्राइवर किसी से बात कर रहा था, घर पे बात कर रहा था और उसी में उसका ब्रेक नहीं लगा और गाड़ी जैसा मैंने कहा कि अगर दुर्घटना होती है तो किसी न किसी गलती होती ही है। जी, मानवीय चूक होती है। कुछ कहना चाह रहे थे जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी जोशी जी ने भी कहा, संजीव सिंह जी ने भी बताया और इन्होंने अच्छी बातें बताई। चालान एक सिर्फ समाधान नहीं है। देखिए, हाईवे की बात करें या कोई राज्य मार्ग की किसी भी बात करें हम, तो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाओं में हमें ये विश्लेषण करना पड़ेगा क्या क्या कारण इन दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य रूप से मौजूद हैं, क्योंकि सिर्फ चालान काटने से, सिर्फ जुर्माना लगाने से ये दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी।
सबसे पहले जो नई गाड़ी कोई खरीदता है, जब कोई अपना डीएल बनवाता है, तो उस समय ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो व्यक्ति उस लायक है कि वो गाड़ी चला सकता है। एक डीएल बनाना, मैं फिर बार बार सवाल उठाऊंगा कि हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इतना आसान क्यों है। ड्राइविंग लाइसेंस आज घर बैठे लोग बनवा लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। क्यों ये प्रक्रिया इतनी आसान है? विदेशों में आप देखिए, एक्सीडेंट की अगर दरों की बात करेंगे तो विदेशों में कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में ये भी है कि वहाँ के लोग जागरूक हैं। ट्रैफिक सिग्नल, जैसे अभी संजीव सिंह जी ने बताया कि जगह जगह पर हमारे यहाँ जैसे ट्रैफिक सिग्नल मौजूद हैं, लगे हुए हैं, संकेतक लगे हुए हैं यातायात, लेकिन उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। मैंने जैसा कहा कि कभी भी रैंडम चेकिंग अगर की जाए और ये देखा जाए कि जो वाहन चालक है, क्या उसे इस संकेतक के बारे में, सिग्नल के बारे में जानकारी है, ये सिग्नल किस चीज का है, तो शायद हो सकता है कि हमें पता चले कि उसको जानकारी ही नहीं है इस बात की। इसके अतिरिक्त हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में एम्बुलेंस सबसे बड़ी समस्या है। एम्बुलेंस दुर्घटना हुई, दुर्घटना के बाद हम ये देखने में आता है कि हमारे राज्य में या हमारे जिले में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनको प्राइवेट वाहनों से ही अस्पताल ज्यादातर पहुंचाया जाता है। एम्बुलेंस की सुविधा उस तरह से कारगर नहीं है जैसे होनी चाहिए। हाँ, मैं एक मित्तल साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात बताई। जैसे अभी एम्बुलेंस की बात बताई, मैं अभी उदाहरण, मेरे पड़ोस में वर्मा जी रहते हैं, वो अपने परिवार के संग लखनऊ से आ रहे थे। मैं एनएच की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से त्वरित सेवाएं, और आप कहेंगे तो आपके चैनल में वो बयान भी करेंगे इस चीज को आगे। इतने संतुष्ट दिखे। हुआ ये कि उनकी गाड़ी पलटी, सारा परिवार, उनके बच्चे थे सारे, कई 2-3 राउंड घूमी गाड़ी और नीचे गिरी, वो लोग सब लोग चोटिल हो गए। वहां पर टोल फ्री नंबर था, वो किसी तरह से निकले, उन्होंने टोल फ्री नंबर पर फोन किया, उनके संबंधी रिश्तेदार नहीं पहुंच पाए, और टोल फ्री नंबर से एनएच की एम्बुलेंस आई, एनएच की गाड़ी आई, उनको ले गई, बकायदा उनका ट्रीटमेंट कराया। आज आपको बता दें, इतने ज्यादा एनएच के सेवाओं से वो खुश है कि आप ये सीतापुर के आसपास की बात है, एनएच की बात कर रहा हूँ कि एनएच में जो, मुझे लगा हमारे एनएच की बात है, जो हमारा एनएच तो फिलहाल नहीं, मैं चर्चाओं में चल रहा है, लेकिन नेगेटिविटी भी चल रहा है। एनएचआई हर जगह कंट्रोल एनएचआई करती है, यहाँ पर भी टोल फ्री नंबर एम्बुलेंस वाले हैं। अगर आप एनएच क्यों करें, तुरंत आप 10 मिनट के अंदर आपके पास आएंगे। तो आपने देखा होगा कई जगह, अगर आप नहीं भी कर सकते, एक्सीडेंट में चोटिल हो गए हो, तो आप वहां बोल सकते हैं बटन दबा के, ऐसे सिस्टम लगाए गए, पिलर लगाए गए, इसमें बोल सकते हैं जो आपको वहां तक पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि इतनी सुविधा तो हम, अगर हमारे अपने नजदीकी रिश्तेदार भी आते तो उतनी सुविधा नहीं दे पाते जितना एनएच के लोग आए, एम्बुलेंस से ले गए और हमें इतना फर्स्ट एड, इतनी बढ़िया ट्रीटमेंट दिया। और जब हमारे रिश्तेदार आए तब जाके वो लोग वहां से गए और बकायदा पूछते हैं कि क्या आप ठीक है। तो ये इस टाइप की व्यवस्था एनएच में है। लेकिन वही मित्तल साहब ने कहा कि हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि आखिर हम कैसे, अब कोई बात ही नहीं कर पाएगा, एनएच टोल फ्री नंबर ही नहीं ले पाएगा, देख पाएगा, हर जगह लिखे हुए हैं, नहीं कर पाएगा तो उसको सुविधा नहीं मिल पाती है और मैं दुर्घटनाग्रस्त होती है। अच्छा, अगर हम अपने शहर की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि टुक टुक सवारी चलती है। टुक टुक में, क्योंकि जितनी ज़्यादा तादाद टुक टुक की इस समय हो चुकी है, तो वो भी कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का सबब बन जाती है। क्या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं? क्या उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हैं? क्या उन लोगों ने कहीं पर खुद को एनरोल करा रखा है? लेकिन आप देखेंगे कि जहां दुर्घटनाएं होती हैं वहां पर टुक टुक का लोकल स्तर पे कहीं ना कहीं रोल निकलकर सामने आ जाता है। जी, क्या कहना है शिव कुमार मित्तल जी? मोनीश भाई, आपने बड़ा अच्छा विषय सामने लाए। आप ये जो ई रिक्शा का विषय है, इसमें आप अगर देखेंगे हमारे नगर में सिर्फ, तो हमारे नगर में अगर 2 लेन की सड़क है तो उसमें से 1 लेन की सड़क तो अकेले ई रिक्शा को चाहिए। इसमें हम अधिकतर ये देखते हैं कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष भी नहीं है, और वो टुक टुक चलाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि एनएच पर अगर आप बात करेंगे, नेशनल हाईवे पर, तो आप ई रिक्शा देखेंगे ध्यान से तो कम उम्र के बच्चे जिनके हाथ में टुक टुक है। तो आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि इनको लेके प्रशासन को थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना चाहिए कि इनके पास पर्याप्त रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है या नहीं। और इसके अलावा जो कम उम्र के, जो नाबालिग बच्चे हैं, जिनके हाथ में स्कूटी, बाइक या कार है, उनको लेके प्रशासन को विशेष रूप से कुछ करना चाहिए। और साथ में मैं कहूँगा कि फिर से प्रशासन को सिर्फ जुर्माना और चालान करके अपनी भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए।
उनको इससे आगे बढ़ के जो यातायात व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो भी काम जरूरी हैं वो करने चाहिए। इस स्कूल बसों के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि अधिकतर स्कूल की जो बसें हैं उनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे सीट बेल्ट की बात, कंडक्टर की बात, या फिर जो उनके बाहर जाली लगी होनी चाहिए जो खिड़की हैं उनके बाहर, तो आप अगर ध्यान से कभी भी गौर करेंगे अचानक तो आप देखेंगे अधिकतर बसों में ये चीज़ों की कमी आपको मिलेगी। और रही बात, जैसे अभी जोशी जी ने बताया था कि प्राइवेट हाथों से ये सर्टिफिकेट लेके और जो है वाहन अपने हम चला लेते हैं, तो इनके ऊपर प्रशासन को काम करना चाहिए। जी जीवन जोशी जी, आप कुछ बता रहे थे, कुछ उपाय बता रहे थे जिसके जरिए कि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। उपाय मैंने कहा जो नियम हमारे बने हुए हैं यातायात के, उन नियमों का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन प्रशासन करवाए और एक आम नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि वो उन नियमों का पालन करे, क्योंकि दोनों पैरेलल चलेंगे तभी इन चीज़ों में कमी आ सकती है। और दूसरी बात क्या है, जैसे हमारे नियम तो बहुत सारे बन गए हैं कि स्पीड मत चलाइए, लेकिन उनको देखने वाला कौन है? प्रशासन का काम चौराहे पे ये 4 लोग खड़े होते हैं, एक एसआई खड़े होंगे या 4 सिपाही खड़े होंगे, तो जाने वाले को लगेगा कि मुझे को देखने वाला है, को टोकने वाला है, या कैमरे की जैसे दरों चौराहे पे व्यवस्था करी गई, अच्छी व्यवस्था है। आने वाले समय में इनमें और चीज़ें चेंज आनी चाहिए। जहाँ रही शहर के अंदर की बात, मैं आपको बताऊँ कि जो ई रिक्शा है, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे इसको चला रहे हैं, कोई मानक नहीं है। शहर में बड़ा खास तौर से सोमवार और शुक्रवार 2 दिन जो बाजार का दिन होता है, आप रेलवे अपना कैमरा लेके घूमिएगा, 24 चौराहे से लेके और वो रेलवे क्रॉसिंग और मंडी तक की स्थिति देखिएगा, आम आदमी का पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये जिम्मेवारी प्रशासन की बनती है, ले दे के हम किसको कहेंगे? ड्यूटी तो प्रशासन की है ना। एक आप और मैं तो इस चीज़ को नहीं कर सकते कि आप लाइन में चलिए। उसका सिस्टम ऐसा बनना चाहिए या उनको बाजार से दूर करना चाहिए, ऐसा सर्कल बनाना चाहिए कि ये रिक्शा बाहर तक छोड़ के जाए और अपना शहर के अंदर जो आदमी पैदल जाना चाहता है पैदल जा सके। और आगे ये मंडी, सब्जी मंडी की वजह से जाम लगता है, अंडरपास की बहुत बड़ी आवश्यकता है शहर के अंदर, उससे बहुत बड़ा जाम। मंडी के लोग पूरा, मैं समझता हूँ लगभग 8 से 10 हज़ार की पॉपुलेशन है, बंडिया से लेके पुलभट्टा तक सब लोग, आप विश्वास नहीं मानेंगे, लोग आधा घंटे जाम में खड़े रहते हैं कि कब हमारा नंबर आएगा, हम निकलेंगे। कभी कोई बड़ी अनहोनी घटना ना घट जाए, कोई हो जाए तो लोग तो उसी में, मतलब जिसके अंदर घटना घटेगी वो तो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आधा घंटे का जाम रहता है गेट पे, लोग बहुत परेशान होते हैं। तो प्रशासन और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और आम आदमी की जिम्मेवारी बनती है प्रशासन के साथ साथ कि वो इन चीज़ों को फॉलो करे, जो नियम बने उनका पालन करे। अच्छा, आपकी बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। गाड़ियों में हूटर लगे हुए हैं, प्राइवेट गाड़ियों में हूटर बज रहे हैं, वो बीच मार्केट में हूटर बजाती हुई निकलती हैं गाड़ियां। यहाँ तक के जो पद अधिकारी हैं उनकी गाड़ी में हूटर तो खैर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, लेकिन वो पुलिस की नजर में, पुलिस की निगरानी में है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हूटर बजाते हुए गाड़ी निकलती है। देखिए, हूटर की बात है और दूसरा आजकल मैं देख रहा हूँ कि बुलेट मोटरसाइकिल में साइलेंसर में क्या लगाते हैं, वो बड़ी तेज आवाज करता है, बड़े दहशती। तो इस पे ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? आम आदमी तो जो कर रहेगा ठीक है, उसको करना चाहिए। ले देके फिर बात वहीं आती है कि प्रशासन की ही जिम्मेवारी बनती है। और ऐसा नहीं कि प्रशासन की नॉलेज में नहीं है कि किसकी गाड़ी में हूटर है, उसको वो इसका पात्र है या नहीं है। लेकिन अब जो भी है, किसी के बारे में स्पेशली नहीं कह सकते, लेकिन जो है उसका पालन ये अगर कोई पात्र है, अगर उससे गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जा रहा है हूटर, तब बात अलग है, ठीक। लेकिन जो पात्र नहीं है, आप देखेंगे प्राइवेट नंबरों में, यहाँ तक कि स्विफ्ट छोटी छोटी गाड़ी में लोगों ने लगा रखे हैं, वो देखते हैं कहीं आसपास पुलिस वाला नहीं है तो हूटर बजाते हुए निकलते हैं। जिम्मेवारी तो पुलिस प्रशासन की बनती है ना, समय पे चीजें चेक हो कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, उसका ये आप और हमारे बस की बात थोड़ी है कि किसके बारे में। देखिए, समय समय पे प्रशासन ने आपने अच्छा मुद्दा उठाया कि हूटर लगा के कुछ गाड़ियां घूमती। समय समय पर प्रशासन एक तो काली फिल्म जो लगी रहती है उसको लेकर अभियान चलाती है। हुटरों को लेकर के आप जाके पुलबट्टे पे देखिए, कितने हुटरों पे ढेर लगे हैं, पुलिस के द्वारा निकाले गए। तो जो पुलिस की नजर से बच के चला गया, अब कई जाके पुलिस चौराहे पर खड़ी, आप जाके आगे हुटर बजा रहे हैं, तो अब उसको तो संज्ञान लेना भाई अलग हो जाएगा। लेकिन अगर पुलिस की नजर के सामने है तो निश्चित तौर पर ये हुटर इससे जो गाड़ियां जिनको हूटर लगाने की परमिशन है वही लगा सकते हैं। जो हूटर और गैर गाड़ियों में है वो असंवैधानिक है, उनका चालान होना चाहिए और पुलिस करती है मौके पर। और देखिए, पिछले दिनों नगर में व्यवस्था बनाई गई थी सारे, लेकिन बीजेपी जो कहती है वो वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात करती है। बिल्कुल, वीआईपी कल्चर को आपने देखा होगा, छोटे पद अधिकारी थे उनकी गाड़ी से हूटर वीआईपी कल्चर को खत्म किया है। देखिए, किसी में कोई आपको लाल बत्ती नहीं दिखती,
कोई आपको हूटर, अब जो गाड़ियां हैं उनमें भी हूटर, जो मेन गाड़ी है, जो जो हमारे कैबिनेट मंत्री है वो लगा सकते हैं, हमारे जज है वो लगा सकते हैं, हमारे पुलिस के अधिकारी लगा सकते हैं, बाकी कोई मंत्री हूटर और लाल बत्ती नहीं लगा सकता। तो ये सब चीजें फॉलो भाजपा सरकार करा रही है और कर रही है। और इसमें बहुत कम, यानी पहले तो आप देखते हो हर गली मोहल्ले में हूटर बसता था, बाजार निकल जाते थे लोग, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है इस पर संज्ञान लिया, बहुत कम हुआ है। और अभी जो चर्चा हुई थी आपके इसकी, जो हमारे ऑटो रिक्शे चल रहे हैं टुक टुक वाले, पिछले दिनों देखिए सारे सर्वदलीय बैठक में एक निर्णय लिया गया कि इन टुकटुकों को बाहर रखा जाए, एक एक टुक टुक हो गया है, एक एक टुक टुक आए शहर के अंदर और वो भरे और फिर हो जाए। इससे भीड़ पिछले दिनों बहुत कम हो गई थी, बड़ा अच्छा लिया था कि वही बॉर्डर पर रोक दिया जाता था उनको और शहर के अंदर भीड़ नहीं जाती थी। लेकिन फिर अब वो जब सब लोग शहर के एकत्रित होंगे, सब लोग रहेंगे, अब उसमें क्या है कि उन टुक टुक को लेकर के कुछ लोग कोतवाली पहुंच जाते हैं, प्रशासन के पास पहुंच जाते हैं कि साहब हम लोग को यहाँ दिक्कत हो रही है, तो हमें ये दिक्कत हो रही है, तो उन सब चीजों फिर वही पुरानी चीज बहाल हो जाती है। तो उसमें हमारे सारे लोगों को बैठ करके निर्णय लेना पड़ेगा, हमारे नगर का मामला, हमारे शहर का मामला, और पूरे मैं शहर की बात करता हूँ, सारे शहर में ये बहुत बड़ी समस्या टुक टुक की है। इसको हम लोग बैठ के एक मंच पर, चाहे वो हम हमारी पार्टी के लोग हो और पार्टी, सब दलीय बैठक करके एक निर्णय लेना पड़ेगा, भाई टुक टुक के लोगों को बाहर रखा जाए। और जो सवारी लेने आए, देखिए बगैर टुक टुक के साधन के आदमी भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रिक्शे है नहीं, तो आए, जैसे व्यवस्था बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छा शहर में रहा था, भीड़ खत्म हो गई थी कि वहां रुक दिए जाते थे, वहां से एक टुक टुक आता, सवारी उतारता था, फिर दूसरा उसको भर के, ऐसे ये स्थिति बनी। जी ठीक। संजीव कुमार सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि शहर को, अपने शहर को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए सभी लोगों, सभी स्थानीय लोगों को एक साथ बैठना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी किस तरह से हम इस शहर को और ज्यादा सुंदर और सुरक्षित बना सकते हैं। तीनों लोगों ने अपनी बात रखी, दुर्घटनाओं को लेकर जिस तरीके से हम रोकथाम कर सकते हैं उसे लेकर अपना अपना पक्ष रखा। क्योंकि दुर्घटनाओं की काफी बाढ़ आई हुई है और इसमें जिम्मेदारी हमारी भी बनती है और प्रशासन की भी बनती है। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम यातायात नियमों का पालन करें और प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि अगर कोई यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे जबरदस्ती पालन करवाए। ऐसे ही और मुद्दों पर बात करते रहेंगे, मुद्दों को उठाते रहेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।